बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। तो सेल की डेफिनेशन क्या है? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक। तो सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सिंपल माइक्रोस्कोप से डिस्कवर किया था। किससे? इसलिए सिंपल माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की क्रेडिट किसको जाता है? एंड वॉन लीवन हुक को। एंड वॉन और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड बाय इनॉल एंड केरस्का इन 1932। ठीक है। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेडोलॉजी। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है ना। तो सेल की डेफिनेशन तुम्हारी क्या होगी? द फंडामेंटल मतलब द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर बात करते हो सेल के टाइप्स की, एक होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। क्या होता है बच्चे? प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। अगर जामिया का क्वेश्चन देखोगे तो प्रोकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टीज पूछी गई है जामिया में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, या विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट अ प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसमें देखो क्या होता है। ये जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल, ये एक तरह का फॉल सेल माना जाता है, या ये कह सकते हो ये एक तरह का इनकम्प्लीट सेल है। ठीक है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है और इसमें क्रोमोसोम की संख्या 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है। और इसके जो ऑर्गेनेले होते हैं वो डबल बाउंड मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, जबकि इसके डबल बाउंड मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है। इसमें सेल की जो तुम्हारा साइज़ है वो 10 माइक्रोन तक होता है और इससे 10 माइक्रोन से ऊपर होती है। इतनी बातें समझ में आया? और इनके अंदर हेरिडिटरी मटेरियल होता है। तो अब अगर बात करते हो यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल तुम्हारा ये होता है 2 तरह का। एक को हम बोलते हैं प्लांट सेल और दूसरे को हम बोलते हैं एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में तुम्हारा प्लास्टिड होगा, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होंगे। पता है ना। इसके जो वैक्यूल्स होते हैं बड़े होते हैं और परमानेंट होते हैं। इसके जो वैक्यूल होते हैं वो छोटे होते हैं और टेम्पोररी होते हैं। समझ में आया? इसमें ग्रेन्यूल की लैक होती है। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको ध्यान रखना है। अब आगे अगर बात करोगे, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, ये मान लो सेल और सेल का न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हो बच्चे इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब यहाँ पे अगर बात करोगे तो इनके अंदर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर इन्वेलप, सुने हो ना? और ये पूरा का पूरा एरिया जो है इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हो? या इसको कह सकते हो साइटोसोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोसोल भी कह सकते हो। किसको? ये पूरा हिस्से को। तो अब सेल के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें जो प्रोसेस होता है वो ये देखो। एक टर्म है हमारा डिफ्यूज़न। क्या टर्म है? सुने हो? लाइट पीछे की पूरी बंद कर दो। तो डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूज़न जो होता है ये तीनों में होता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड, तीनों में होगा। और जो दूसरा टर्म है आपका वो है हमारा ओस्मोसिस। ओस्मोसिस जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होता है। डिफ्यूज़न के लिए सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं है और ओस्मोसिस के लिए एसपीएम रिक्वायर्ड है। समझ रहे हो? ओस्मोसिस के लिए क्या रिक्वायर्ड है? एसपीएम रिक्वायर्ड है। किसके लिए? ओस्मोसिस के लिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सेल,
सच में अगर कोई सेल है, ट्रू सेल होगा, तो ट्रू सेल के अंदर खूबियां मेनली 3 होनी चाहिए। कोई भी अगर सेल ट्रू सेल है उसमें मिनिमम जो है कम से कम 3 जो फंडामेंटल उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो होनी चाहिए। सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ ये होना चाहिए कि उस सेल के अंदर ये जो तुम्हारा सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये सेलेक्टिव, ये परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए। दूसरा इसके अंदर क्या होना चाहिए? दूसरा इसके अंदर होना चाहिए मेटाबॉलिक मशीनरी। क्या होना चाहिए भाई? मेटाबॉलिक मशीनरी। तो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म जो होगा ये होता है 2 तरह का। एक को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, क्या कहते हो? और दूसरे को क्या कहते हो? एनाबॉलिज्म। तो कोई अगर ट्रू सेल है तो उसमें ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होगा। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं वो टूटते हैं किसमें? सिंपलर में। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है? सिंपलर तुम्हारा दोबारा जुट के क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है। अगर बात करते हो जैसे स्टार्च का माल्टोज शुगर में टूटना, ये हो गया तुम्हारा कैटाबॉलिज्म। और ग्लूकोज का दोबारा ग्लाइकोजन बनाना, ये क्या हो गया? एनाबॉलिज्म। तो ये 2 खूबी हो गई। तीसरी खूबी क्या है? इनके अंदर होना चाहिए अ सेट ऑफ जीन। क्या होना चाहिए? अ सेट ऑफ जीन होना चाहिए। ठीक है ना? तो किसी भी ट्रू सेल्स के लिए 3 खूबी हो गई। पहली खूबी हो गई सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया मेटाबॉलिक मशीनरी, और तीसरा हो गया तुम्हारा जीन। तो जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। द वर्ड ऑफ द जीन वॉज क्वाइंड बाय जॉनसन। अगर तुमको पूछे कि इनमें से हेरिडिटरी कैरेक्टर, पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को माँ बाप के अंदर लेके कौन जाता है, उसका नाम क्या है? जीन। इस पे एक्सपेरिमेंट किसका था? ग्रिफिथ, एवेरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी, हु प्रूव दैट द जीन इज द हेरिडिटरी क्या है? कैरियर। ठीक। और जीन इज केमिकली मेड अप ऑफ डीएनए, ये याद रखना है। जीन केमिकली किसका बना हुआ है? डीएनए का। अब यहां पर आता है हमारा सेल थ्योरी। क्या है? सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय जैकब मैथियस स्लाइडेन। हु प्रपोज? जैकब मैथियस स्लाइडेन। और दूसरा जो है हमारा थियोडर श्वान। कौन? जैकब मैथियस स्लाइडेन एंड थियोडर श्वान, हु प्रपोज सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और कोई भी जो सेल है उसकी जो एराइजिंग हुई है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से हुई है। मतलब कोई भी जो नया सेल बना है वो पहले से मौजूद किसी सेल के द्वारा बना है। समझ गए? और तीसरा उन्होंने क्या बताया कि ये जो मेटाबॉलिक मशीनरी है वो सेल के अंदर होना चाहिए। यही है। ज़्यादातर पेपर में क्या आता है तुमको? हु प्रपोज सेल थ्योरी, नाम याद रखना, जैकब मैथियस स्लाइडेन एंड थियोडर श्वान। क्या प्रपोज किया इन्होंने? क्या प्रपोज किया है? सेल थ्योरी। क्लियर है यहाँ तक? तो जो इंट्रेंस एग्जाम में आते हैं वो आते ये हैं कि छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से आती है। ठीक है? अगर कुछ क्वेश्चंस पे गौर करो, स्टार्टिंग में अगर हम गौर करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। अभी बात हुआ है कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो। ये एमयू में पूछा हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर एब्सेंट। ठीक है? ब्लू ग्रीन एलगी वगैरह का नाम सुना है? साइनोबैक्टीरिया। तो जीन्स आर लोकेटेड, क्रोमोसोम का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने हो ना? अब यहाँ पे अगर बात करते हो इस क्रोमोसोम्स की, तो यहाँ पर जो लोकेट है हमारा जीन, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हो? सेंट्रोमियर। तो हम लोग के सेल में जो तुम्हारे कितने पेयर हैं? 23 पेयर। कितने पेयर है भाई? 23 पेयर क्रोमोसोम है। इनमें से जो 22 पेयर प्लस XY और 22 पेयर प्लस XX,
ये जो XY है इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। कौन सा? सेक्स क्रोमोसोम। और इसे हम कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहते हो इसको? और इसको क्या कहते हो? सेक्स क्रोमोसोम। ये मेल का है और ये किसका है? फीमेल का। एक्स को क्या बोलते हैं? गाइनोस्पर्म। और वाई को बोलते हैं एंड्रोस्पर्म। ठीक है। और इस क्रोमोसोम की जब बात करते हो तो जब सेल डिवीज़न होता है, पढ़ोगे हायर क्लासेस में, सेल डिवीज़न कई स्टेप्स में होती हैं। सेल डिवीज़न स्टेप बाय स्टेप होता है, मेटाफेज, प्रोफेज। तो इनके ये जो क्रोमेटिड होते हैं, ये डंडे की जब बात करोगे, इसका लोकेशन, सेंट्रोमियर का लोकेशन चेंज होता रहता है। और इसके अगर अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो क्रोमोसोम होते हैं 4 तरह के: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। बोलो, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। और ये अगर पूछेगा कि सेल का लाइफ साइकिल कंट्रोल कौन करता है, तो तुमको टिक लगाना है न्यूक्लियस पे। किस पे? तो न्यूक्लियस के प्लांट सेल में सबसे पहले डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने रे? रॉबर्ट ब्राउन। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है? न्यूक्लिक एसिड। किसके अंदर? बोलो, न्यूक्लियस के अंदर। उसका नाम है DNA प्लस RNA, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे अगर बात करोगे, इसके बारे में सबसे पहले आइसोलेटेड किया था मिस्चर ने पस सेल से। इन्होंने उसका नाम दिया था न्यूक्लीन। क्या नाम दिया था? बाद में जाकर एल्टमैन ने इसका नाम दिया है न्यूक्लिक एसिड, DNA एंड RNA। क्लियर है? DNA क्या करता है? ट्रांसमिट करता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, और ये RNA क्या करता है? उसको स्टोर करता है। अगर बात करते हो DNA की, तो DNA जो है हमारा RNA, तो ये बने होते हैं 3 कंपोनेंट का मेनली। एक को हम कहते हैं राइबोज सुगर। क्या कहते हो? डीऑक्सीराइबोज सुगर, डीऑक्सीराइबोज सुगर। दूसरा होता है हमारा नाइट्रोजीनस बेस। क्या होता है बच्चे? नाइट्रोजीनस बेस। इस नाइट्रोजीनस बेस को भी हम 2 क्लास में बांट सकते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। तो अभी तुम्हारे लेवल में उतना हाई लेवल जाना नहीं है। नाइट्रोजन बेस 5 तरह के याद रखना है: एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल बेस। क्या याद रखोगे? एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ये 5 हैं नाइट्रोजनस बेस। RNA में क्या होता है? RNA में थाइमीन नहीं होती है। RNA में थाइमीन नहीं होता। थाइमीन की जगह पे क्या होता है? यूरेसिल। थाइमीन की जगह पे क्या होता है? यूरेसिल। किसमें? RNA में। और तीसरा है हमारा फॉस्फोरिक एसिड। क्या है बच्चे? फॉस्फोरिक एसिड। तो एक बात है ये दिमाग में बैठाना है कि जब राइबोज सुगर और नाइट्रोजन बेस आपस में जुटते हैं, फिर से रिकॉल करो, राइबोज सुगर और नाइट्रोजिनस बेस जब ये आपस में जुटता है, कौन? राइबोज सुगर और नाइट्रोजिनस बेस, ये आपस में जुटने के बाद ये बनाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाएगा जल्दी बताओ? न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फोरिक ग्रुप ऐड होती है तो ये बनाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाएगा? इसलिए हम DNA को कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगर पूछा जाता है एंट्रेंस में कि इनमें से पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसको कहा जाता है, तो तुमको टिक लगाना है। किस पे? किस पे लगाना है? जल्दी बताओ। DNA पे टिक लगाना है। अगर पूछा जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, किस पे टिक लगाओगे? DNA पे। यहाँ तक ठीक है? जल्दी बताओ। तो ये सब हमें नहीं जाननी है अभी। माइक्रोस्कोप के बारे में सिर्फ ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि डिस्कवर किसने किया? जल्दी बोलो, डिस्कवर किसने किया? माइक्रोस्कोप एंड वन लेवनहुक, सिंपल माइक्रोस्कोप, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इनॉल एंड केरस्का इन 1932। अभी बताया मैंने, यही बताया था तुमको, सेल थ्योरी। क्या बताया था मैंने? जल्दी बताओ तो फटाफट।
सेल थ्योरी, यही सेल थ्योरी मैंने बताया, प्रपोज्ड बाय जैकब मैथियस स्लाइडेन एंड थियोडर श्वान। क्लियर है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, और सब बने हैं किससे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ये सब बात हो गई कि नहीं? जल्दी बताओ, बोलने को तैयार नहीं है। ये एक्स्ट्रा क्लास की है, ठीक है। द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, अगर मान लो गलती से एमयू में कभी कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाता है, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसका? इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये सिंगर एंड निकोलस दिया था। कौन दिया था? ये ध्यान रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत? ये सब तुम्हारे को नहीं आएगा यहाँ। ये अगर मान लो पूछ सेल थ्योरी वाज कौन? स्लाइडेन एंड, ये दिया है। अब आता है सेल शेप। सेल का जो शेप होता है वो वेरिएबल शेप होती है। कैसी? जैसे हम लोग अगर बात करते हैं आरबीसी का, तो आरबीसी का शेप कुछ और है। डब्ल्यूबीसी का जो सेल है वो इरेगुलर है। क्या है? और आरबीसी का अगर देखोगे बाइकॉनकेव एंड बाइकॉन्वेक्स है। आप कहोगे सर कैसे? अगर मैमलियन आरबीसी बाइकॉनकेव डिन्यूक्लिएटेड एक्सेप्ट कैमल एंड लामा। कैमल एंड लामा जो होता है ये भी मैमल है, लेकिन कैमल एंड लामा का जो आरबीसी सेल है वो बाइकॉन्वेक्स होता है और वो न्यूक्लिएटेड होता है। क्या होता है? न्यूक्लिएटेड होता है। बात समझ में आ रही है? और आरबीसी सेल का दूसरा नाम मैं पढ़ा चुका हूं, एरिथ्रोसाइट। क्या होता है? और डब्ल्यूबीसी लीकोसाइट, एथ्रोम्बोसाइट बोल रहा है। प्लेटलेट हम तो नहीं बोले अभी। अच्छा, आरबीसी एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी लीकोसाइट और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का लाइफ स्पेन 3 to 4 months, डब्ल्यूबीसी 2 to 3 days एंड प्लेटलेट्स लगभग 1 week। समझ गए? इन तीनों में जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है उसका नाम है प्लेटलेट्स। क्या नाम है? और इन तीनों में सबसे छोटा जो होता है वो भी प्लेटलेट्स ही होता है, लगभग 2.5 के आसपास होता है इसका, ठीक है। एमीबॉइड डब्ल्यूबीसी, इसका नेचर फैगोसाइटिक होता है। नेचर कैसा होता है? फैगोसाइटिक होता है। ओवल एंड राउंड भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब ह्यूमन बॉडी में ये सब ध्यान नहीं रखना है। माइकोप्लाज्मा, सबसे स्मॉलेस्ट सेल की अगर बात करेगा, माइकोप्लाज्मस गैलीसेप्टिकम। बता, माइकोप्लाज्मस गैलीसेप्टिकम अगर पूरा आंसर आता है तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। या अगर ऐसे पूछेगा शॉर्ट में, अगर मान लो दे तो पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बता, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या इसे हम कहते हैं माइकोप्लाज्मस गैलीसेप्टिकम। अगर पूछे कि इंसान के बॉडी में सबसे बड़ा सेल कौन है, तो तुमको टिक लगाना है नर्व सेल पे। किस पे टिक लगाना है? इंसान के अंदर अगर पूछेगा कि बड़ा सेल कौन सा है, नर्व सेल है। और नर्व सेल के एक यूनिट का नाम है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन है। क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। तो सेल के शेप के बारे में भी ध्यान रखना है। ये सब सेल का शेप है, देख लो। एक कॉलमर शेप है, ये सब पढ़ोगे क्लास 9th में। ये मेसोफिल शेप है, सेल है। प्लांट की पत्तियों में भी होती है मेसोफिल सेल, नहीं सुना है? और प्लांट की पत्तियों में स्टोमेटा सुना है? स्टोमेटा का खुलना और बंद होना उसको कंट्रोल कौन करता है? गार्ड सेल। अरे कौन करता है? गार्ड सेल करता है। कहाँ से आया है? ये है तुम्हारा नर्व सेल। ये क्या है? जल्दी बताओ। नर्व सेल। नर्व सेल क्या हो गया? नर्व सेल की सबसे, हमारे बॉडी की सबसे बड़ी सेल कौन है? नर्व सेल। और नर्व सेल की यूनिट का क्या नाम है? न्यूरॉन। क्या नाम है? और इसको बोलते हैं डेंड्राइट। आगे बढ़ोगे हायर क्लासेस में, इसको बोला जाता है डेंड्राइट। यही इंफॉर्मेशन को कैच करेगा, ठीक है। सेल नंबर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। इसको रट्टा मार लेना, पूछा गया है। पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, क्या पूछा जाता है? सिंगल सेल या यूनिसेलुलर। एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। अमीबा बिलोंग टू प्रोटोजोआ। अमीबा कैच द फूड बाय द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। अमीबा के अंदर लोकोमोशन कौन करता है? सूडोपोडिया। अमीबा के अंदर जो है तुम्हारा ऑस्मोरेशन कौन करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। बात समझ में आ रही है कि नहीं आया?
हाँ, और एक हमने बताया था एंट अमीबा हिस्टोलिडिका, अमीबिक डिसेंट्री सुने हो। और एंट अमीबा हिस्टोलिडिका जो होता है वो ऐसे पैरासाइट होते हैं, इसमें चलने वाले को कुछ नहीं होता है। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास क्या है ये? एल्गी है कि बैक्टीरिया की क्या है ये? आवाज से बोलो। एल्गी। एक मैंने बताया था पैरामीशियम, पैरामीशियम का शेप कैसा होता है? कैसा होता है? ये पूछा गया जामिया में। कहाँ पूछा गया है? और ये क्या है तुम्हारा? बैक्टीरिया। क्या पूछा गया है? तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा जाता है? एंटवन लीवन को। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहते हैं? एंटवन लीवन को। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है? मेनी सेल्स। तुम लोग हो गए, डॉग हो गया, तुम्हारा पड़ोसी कौवा हो गया, कैट, चिकन, ट्री, हॉर्स, ठीक है ना। तुम्हारा साइंटिफिक नेम रट्टा मारना एमयू में पूछ देता है कभी कभी। होमोसेपियंस। कौन हो तुम लोग? तुम्हारा साइंटिफिक नेम है, कैसा नेम है? अभी मैंने बताया था सेल की क्लासिफिकेशन, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसकी चर्चा हो चुकी है। सेल बेस्ड ऑन सेल डिफरेंसेस, अनडिफरेंशिएटेड सेल भी होती है, डिफरेंशिएटेड होती है, और ये सब तुम्हारे को अभी एंट्रेंस में नहीं आएगा, जाके पढ़ो हायर क्लासेस में। ये सब स्ट्रक्चर भी हायर क्लासेस में, मतलब ये तो अभी एंट्रेंस देने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर का कोई काम नहीं। स्ट्रक्चर बनाना होता है जब स्कूल का एग्जाम दोगे, तब कहता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। मैं अभी यहाँ बात कर चुका था किसका? मैंने बात किया था यहाँ पर अभी यूकैरियोटिक सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल का। इसका साइज देख लो, इसका साइज देख लो, इसका 10 तक होता है, इसका 10 से ऊपर होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक अगर, अच्छा ये यूकैरियोटिक सेल जो होता है ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती है, प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होती है। इतनी बातें समझ में आया? इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेले होता है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेले नहीं होती है। एक्चुअल में ये ट्रू सेल है, ये एक्चुअल में ट्रू सेल नहीं है। यूकैरियोटिक सेल ही अभी मैंने बताया है 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक, कितने तरह के बताएं? 2 तरह के। कौन कौन? प्रोकैरियो, ये यूकैरियोटिक 2 तरह के बताया, प्लांट सेल और एनिमल सेल। बात हुई है अभी कि नहीं? अब आगे देखो, डीएनए आरएनए की बात हो गई, बाद में इसके ऑब्जेक्टिव अभी ये डालेगा, तब देखना आराम से। यही सवाल पूछा था किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होती है। यूकैरियोटिक सेल हैव नो माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल हैव मेनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले। पढ़ा है कि नहीं पढ़े हो? बोलने को तैयार नहीं है। तो कोई भी अगर ट्रू सेल होगा तो उसके अंदर कितनी खूबियां हो सकती है? बताओ कितनी हो सकती है? 3। कौन कौन? अ सेट ऑफ जीन और मेटाबॉलिक मशीनरी और सेलेक्टिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल की खूबी क्या होना चाहिए? अभी मैंने बताया कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म होना चाहिए। जल्दी बोलो। राइबोसोम होता ही इसके अंदर, प्लास्टिड भी होते हैं। प्लास्टिड तो खैर प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होती है। फूड स्टोरेज ग्लाइकोजन होता है, सेंट्रोसोम भी होते हैं, सेल डिवाइड भी होती है इसमें, ठीक है। ये सब भी अभी ध्यान नहीं देना है तुमको। एनिमल सेल और प्लांट सेल में देखो, एनिमल सेल क्या है? स्मॉलर। और प्लांट सेल क्या है? लार्जर। नो सेल वॉल। सेल वॉल किस में होती है? न्यूक्लियस इन सेंटर, न्यूक्लियस ऑन द साइड। मेनी वैक्यूल्स, 1 वैक्यूल। कैन नॉट सिंथेसिस न्यूट्रिएंट्स, तो इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। जल्दी बताओ। ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल। अभी स्ट्रक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है एंट्रेंस में। अब प्लांट सेल में देखना है प्रोटोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, सेल वॉल, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म। ये सारी चीज़ें तुम्हारे प्लांट सेल में आती हैं। अब यहाँ देखना है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हम बता चुके हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये जो नेचर देख रहे हो,
ये है एसपीएम, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर जाने देगा और सेलेक्टिव चीज़ें ही उससे बाहर आती है, इसलिए इसका नाम है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। तो मैंने बोला था अभी कि जब भी किसी भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट एसपीएम के द्वारा होता है, एसपीएम के थ्रू होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओस्मोसिस। और ओस्मोसिस में क्या होता है, एसपीएम रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन डिफ्यूजन में एसपीएम रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो गई तुमको, ये सब चीज़ें हायर क्लासेस की हैं, ये आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है। ये सब हायर क्लास में देखो, तुम अभी पढ़ोगे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा उतना। बता दिया मैंने डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। चलो एक बार और देखना है तो देख लो, ये ऑस्मोसिस है और ये डिफ्यूज़न है। यहाँ पे एसपीएम क्या है, रिक्वायर्ड है, और इसमें एसपीएम रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है ना। यहाँ उसके बाद यहाँ देखना हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। मैं बता देता हूँ, अगर मान लो गलती से पूछ दे, जैसे सपोज करो कि ये कोई एक सॉल्यूशन है ए और ये है सॉल्यूशन हमारा बी। मान लो सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, ए और बी दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है। इसको हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक। क्या कहते हो इसको, आइसोटोनिक। अब अगर मान लो ये जो ए है, ए का ऑस्मोटिक प्रेशर बी से ज़्यादा है, ए का ऑस्मोटिक प्रेशर बी से ज़्यादा है, इस ए को बोलेगा हाइपरटोनिक और इस बी को बोलोगे हाइपोटोनिक। ए को क्या बोलोगे, हाइपरटोनिक, और बी को क्या बोलोगे, हाइपोटोनिक। ठीक है ना। अगर मान लो ये पूछ देता है, वैसे इसके चांसेस है नहीं। एडीपी की बात तो मैंने बताई था पहले तुमको। एडीपी का फुल फॉर्म क्या बताया गया है, बोलो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये भी बातें पहले बता दी गई कि नहीं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये भी हो गया तुम्हारा। सेल वॉल, तो सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल, ये रिजिड होता है, ये बिल्डअप होता है किसका, सेलुलोज का। मैंने उस दिन भी बताया ये जो सेल वॉल है ये बने होते हैं किसके, सेलुलोज। सेलुलोज एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्या है ये, इसके अंदर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, फंगस। बैक्टीरिया में ये पेप्टिडोग्लाइकोजन के नाम से जानोगे, फंगी में काइटिन के नाम से जानते हैं। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। सेल वॉल कनेक्टेड टू एडजेसेंट सेल थ्रू मिडिल लैमेले, जिसके साथ कनेक्टेड होता है उसको लैमेले कहते हैं। क्या कहते हो, जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं इसको, लैमेले बोला जाता है। प्लाज्मोलाइसिस तुम्हारे में नहीं आएगा। सेल वॉल का ये क्या करता है, मेंटेन द शेप ऑफ सेल, नहीं करेगा, और प्रिवेंटिंग वाटर लॉस, वाटर लॉस को भी बचाता है। किससे, सेल से। कौन, बताओ फटाफट, सेल वॉल। न्यूक्लियस के बारे में भी मैंने बताया, रॉबर्ट ब्राउन। कौन क्या है, न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए एंड आरएनए। इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिया। अब कुछ नई चीज़ इसमें उतना नया तुमको नहीं देखना है, तो समझ में ब्रेन गर्म हो जाएगा। अभी पेपर में जितना आ रहा है उतने जानना है बस, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। तो बस ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस जो है लाइफ साइकिल किसका कंट्रोल करेगा, आवाज से बोलो, यहाँ है ना, कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल और सेल साइकिल, और हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। माँ बाप के कैरेक्टर को कहाँ लेके जाता है, उसके ऑफ स्प्रिंग तक, उसके प्रोजेनी तक। ऑफ स्प्रिंग बोलो, प्रोजेनी बोलो, समझ में आया। और जिसमें हम लोग इसकी स्टडी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हो, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच डील अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन।
हेरिडिटी एंड, और हेरिडिटी क्या होता है? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग या जनरेशन टू जनरेशन। फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है मेंडल को, और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोला जाता है बैक्सॉन को। किसको? इतना याद कर लो तो विद्वान हो जाओगे। नहीं, अभी हमने बात कर दिया था क्रोमोसोम के बारे में। तो ये जो हमालों का जो जायगोट होता है, अगर इंट्रेंस में पूछे जायगोट कैसा सेल है? डिप्लॉइड। कैसा है? तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या पूरी होती है, ठीक है। और जो हमारे गैमिट्स हैं, गैमिट्स कैसा सेल है? हैप्लॉइड। मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट, ये कैसा सेल है? क्यों? इसमें क्रोमोसोम की संख्या कैसी होती है? आधी होती है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड सेल बोलते हैं। बोलो जल्दी बताओ। ठीक है, अभी हम वही बता रहे तुमको, क्रोमोसोम के टाइप्स बताया थोड़ी देर पहले। बेटा सेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब बेटा सेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। लेकिन तुमको ये सब उतना चीजें याद नहीं रखना है, तुमको याद रखना है 22 पेयर प्लस XY और 22 पेयर प्लस XX। ये मेल का है और ये फीमेल का है। इसका नाम है ऑटोसोम, इसका नाम है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, इनमें देखो ये दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं हेटेरोगैमेटिक। क्या कहते हो? ये दोनों सेम है, इसको क्या बोलते हो? होमोगैमेटिक, या इसको हम लोग कहते हैं हेटेरोजाइगस, इसको कहते हैं होमोजाइगस। ठीक है, जल्दी बोलो, बोलने को तैयार नहीं है। साइटोप्लाज्म, ये जो हमारा सेल का है न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, ये पूरा एरिया मैंने क्या बताया था अभी? क्या बोला ये सारे को मैंने? साइटोप्लाज्म, या इसको हम लोग कहते हैं साइटोसोल। क्या कहते हो? साइटोसोल। इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, विस्कोस है, सिरप लाइक होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, वाटर है। इतनी सारी चीज़ें हमारे सेल्स के साइटोसोल में होती हैं। क्या है? कार्बोहाइड्रेट होगा। जब कार्बोहाइड्रेट होगा तो सब तरह का कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। लिपिड होते हैं, फैट जिसको कहते हो, एसेंशियल फैट होता है, नॉन एसेंशियल फैट होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, अनसैचुरेटेड फैट भी होता है, और प्रोटीन भी होते हैं। क्या होता है? प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन, या फाइब्रस प्रोटीन, या ग्लोबुलर प्रोटीन। समझे? जैसे तुम्हारे बाल में केराटिन, ये फाइब्रस प्रोटीन। अंडे में एल्बुमिन, ग्लोबुलर प्रोटीन। समझ में आया? सेम एज डैट तुम्हारे मसल्स में मायोसिन, ये भी फाइब्रस प्रोटीन है। नेल में और हेयर में केराटिन है, ये तुम्हारा फाइब्रस प्रोटीन है। सिल्क में फाइब्रोइन है, ये तुम्हारा फाइब्रस प्रोटीन है। अब आगे देखना है ऑर्गेनेले जो उसके अंदर मौजूद है। ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बताया गया। ACR, RER, अभी आगे सबकी चर्चा होगी। माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गोल्जी है, लाइसोसोम है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। अब ध्यान रखना है जो एंट्रेंस में सबसे मेन चीज़ है, अगर तुमको पूछे कि साइटोप्लाज्म के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेले इज नॉन बाउंड, मतलब इनमें मेम्ब्रेन नहीं होता। जैसे ये मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन जिसकी बात करते हैं, वो नहीं होता है। तो तुमको याद रखना है राइबोसोम, और तुमको याद रखना है सेंट्रोजोम। राइबोसोम एंड सेंट्रोजोम, ये दो चीजें ध्यान रखनी है। सेल ऑर्गेनेले, प्लास्टिड भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही है। सिंगल मेम्ब्रेनस, ER, गोल्जी, लाइसोसोम, पेरिक्सोसोम। नॉन मेम्ब्रेन, राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहते हो? फैक्ट्री ऑफ, बोलने को तैयार नहीं है। राइबोसोम किस में हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। नहीं सुने हो तुम लोग ये सब बात? प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता, नहीं सुना है? जल्दी बता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, SER और RER, इसको ऐसे समझ। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, ये इस तरह का एक नेटवर्किंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसका एक हिस्सा न्यूक्लियर एनवेलप से कनेक्ट होता है और दूसरा हिस्सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है। अगर पूछेगा
द नेटवर्किंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म whose one end is connected to the nuclear envelope and another connected to the cell membrane। तो तुमको ठीक लगाना है ER पे, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और इसके सरफेस पे जहां पर राइबोसोम होती है उसको हम कहते हैं RER। क्या कहते हो इसको? RER। और जहां नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? SER। तो मेनली RER का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना और SER का काम है डिटॉक्सिफिकेशन। क्या? पॉइजनस चीज को बाहर निकालना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कंपोनेंट 3 याद रखोगे, सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब्यूल। क्लियर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। यहाँ पे राइबोसोम इसके में एब्सेंट होती है और ये साइट ऑफ फैट या लिपिड सिंथेसिस करता है, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन भी करेगा। ये सब इतना चीज़ें अभी तुमको ध्यान नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखना है डिटॉक्सिफिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। जब क्लास 9th में जाओगे तो खुद पढ़ना इस चैप्टर को। यहाँ तो डिलीट है तब भी हम बता रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब देखो गोल्जी, ठीक, और इसको किया था डिस्कवर कैमिलो गोल्गी। किसने? इसलिए उसके नाम पे पड़ गया गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी। और इसका दूसरा नाम है डिक्टायोसोम। क्या नाम है? डिक्टायोसोम। और ये अब्सेंट इन मेमेलियन आरबीसी। मेमेलियन आरबीसी मतलब हम लोग क्या है? मैमल। तो मेमेलियन आरबीसी में ये गोल्जी क्या होता है? अब्सेंट होता है। ठीक है, इसका अभी नाम मैंने क्या बताया? डिक्टायोसोम। किसका? गोल्जी का। ठीक है, यहाँ देखो ना, इन प्लांट डिक्टायोसोम के नाम से जानते हैं। इसमें गोल्जी में कंपोनेंट क्या क्या देख, सिस्टर्नी है, ट्यूब्यूल है, वैक्यूल है और वेसिकल्स होते हैं। किनके अंदर? गोल्जी के अंदर। इसका काम है मटेरियल को स्टोर करना, मॉडिफाइड करना, ठीक, और ये सिक्रेट करता है एंजाइम, प्रोटीन और सेलुलोज। एंजाइम्स को बोला जाता है बायोकैटलिस्ट। क्या बोलते हो? और एंजाइम्स क्या करता है? फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है ना? इसका काम है सेल वॉल को सिंथेसिस करना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और लाइसोसोम को, और ग्लाइकोप्रोटीन भी बनाता है। ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर। ये सब तुमको नहीं जानना, जो बता रहे उसी को पढ़, वरना फूक जाएगा। क्या होगा? हाँ, अब आगे देखना। लाइसोसोम, इतनी बातें कुछ नहीं आता 9th एंट्रेंस में। 9th एंट्रेंस में लाइसोसोम के बारे में ये याद रखना है, इसको बैग ऑफ सुसाइड कहा जाता है। किसको क्या बोला जाता है? बैग ऑफ सुसाइड, यानी आत्महत्या की थैली। बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेले नोन एज बैग ऑफ सुसाइड। किस पे टिक लगाना है? किस पे लगाना है? हाँ, एक चीज अगर मान लो कि क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल बना दे तो ये ध्यान रखना है कि लाइसोसोमल एंजाइम इज मेड बाय RER। लाइसोसोमल एंजाइम किसका बना होता है? किसका बना होता है? जल्दी बताओ। RER का बना होता है। कौन सा एंजाइम? लाइसोसोमल एंजाइम मेड बाय RER, फाउंड ओनली इन साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल। जल्दी बोलो। तो अभी मैंने इसे ही बताया, इसको सुसाइड बैग क्या कहते हो? इसको जल्दी बोलो। सुसाइड बैग। और लाइसोसोमल एंजाइम मेड बाय RER। किसको बोलते हो? लाइसोसोमल को। ठीक है, अब ये है हमारा जैसे वैक्यूल, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर वैक्यूल। अभी क्या चर्चा चली इसकी कि प्लांट सेल में ये बड़ा है और परमानेंट, और एनिमल सेल में छोटा और टेम्पोररी है। नहीं बोला गया अभी? तो वैक्यूल के फंक्शंस क्या हैं? सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट ऑफ सेल को स्टोर करना, ठीक,
उसके बाद हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट सेल। अभी मैंने बताया ऑस्मो रेगुलेशन में अमीबा में कौन हेल्प करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इंसानों में किडनी। जब हार्मोन पूछेगा तब बोलोगे ADH, समझ में आया? तब टिक लगाना है ADH पे, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। दूसरा नाम क्या है इसका? वैसोप्रेसिन। प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। ये वैक्यूल्स के फंक्शंस हैं। किसके? अब यहाँ देखो प्लास्टिड में मेनली क्या आ सकता है? ये कहा है, बार बार शो कर रहा है रे। देख रहे हो? प्लास्टिड्स किसमें पाई जाती है? ये प्लांट सेल में। किसमें? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, लीगोप्लास्ट। कितने तरह के हैं ये? कौन कौन? और क्लोरोफिल में कौन सा मेटल? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा मेटल बताया था मैंने? 7 तरह के बताए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। बैक्टीरियो विरिडीन एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल traps solar energy in the form of the quanta or photon. The speed of the photon is same as that speed of light, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और जो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होता है, उसके अलावा कुछ और एसेसरी पिगमेंट भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मदद करता है। उसका नाम है एंथोसायानिन, फाइकोबिलीन, समझ गया? केरोडीन, केरोडोनोइड्स। ये सब भी रट सकते हो। ठीक है ना? ये सब इतना लंबा कुछ नहीं जानना है, 190 आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, मैंने बता ही दिया अभी। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। अब देख यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनका नाम है क्या? ग्रेना एंड स्ट्रोमा। बता जल्दी। मतलब ये क्या करता है? ये लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे तुम लोग पहले क्या सुनते थे कि फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में होगा। जो डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है उसके बारे में सबसे पहले बताया था मेल्विन कैल्विन ने। किसने? मेल्विन कैल्विन। डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस मेल्विन कैल्विन। ग्रेना होती है और स्ट्रोमा होता है। ठीक है। और ग्रेना में कुछ एंजाइम्स होते हैं और स्ट्रोमा में कुछ मैट्रिक्स होती है। क्लियर है? जल्दी बताओ। ये ध्यान रखोगे, ये तुम्हारे बस की नहीं है। प्लास्टिड की बात हो गई अभी, किसमें मदद करेगा ये? फोटोसिंथेसिस में। अब है हमारा राइबोसोम। ये किसने किया था? जॉर्ज पैलेट ने डिस्कवर किया था। किसका? आवाज बोलो। राइबोसोम। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेले हैं ये। कैसा ऑर्गेनेले हैं? लेकिन तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में राइबोसोम से एक ही क्वेश्चन आएगी, फैक्ट्री। राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। यानी आप ऐसे समझो, न्यूक्लियोलस नाम सुना है? न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियोलस को बोला जाता है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। किसको बोला जाता है? न्यूक्लियोलस को क्या बोला जाता है? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। और राइबोसोम को बोला जा राइबोसोम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। अगर पूछा जाता है किसमें से फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम किसको कहते हैं, तो तुमको टिक लगाना है न्यूक्लियोलस पे। किस पे? और अगर पूछेगा कि इनमें से कौन प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, तो तुमको टिक लगाना है राइबोसोम पे। किस पे टिक लगाना है? आवाज से बोल। फिर से बोल। फिर से बोल। हाँ, फिर तो सही जा रहे हो। ये 80 है, 70 है, ये तुम्हारे बस की नहीं है समझना। अब देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या पूछा जा सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक चीजें क्या आएगी, ये देखो। माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्वेश्चन आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एक सवाल ये आता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेमी, क्या बोलते हो बताना जरा सा? सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेले भी कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेले किसको बोल रहे हो? किसको बोलते हो? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिस्पायरेशन प्रोसेस
होता है। रिस्पायरेशन का माने सांस लेना नहीं होता है। द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, एरोबिक नॉट रिक्वायर्ड। एनारोबिक, एरोबिक में कितने एटीपी? 38। एनारोबिक में 2 एटीपी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको बोला जाता है एनर्जी करेंसी। एटीपी was discovered by Carl Lohmann, Y. Subbarao and C. Fisk. Fridge Lippmann is known as father of ATP cycle. Clear? बोलो फटाफट। डबल मेम्ब्रेन होता ही होता है ये। इसमें रिस्पायरेटरी एंजाइम्स होते हैं, क्रिस्टी। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी यहीं पे होगा, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी यहीं पे होगा। अभी बताया मैंने तुमको, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेले बोला जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन। ये क्रेब्स साइकिल तुमको यहाँ पे तुम्हारे बस की नहीं है, 11th में पढ़ोगे क्रेब्स साइकिल किस बला का नाम है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो ही गई यहाँ पर। तो माइटोकॉन्ड्रिया में तुम्हारी एंट्रेंस एग्जाम में कितने सवाल आएंगे? ज़्यादा था 1 या 2। पावर्स ऑफ द सेल किसको बोलते हो? अब है तुम्हारा सेंट्रोजोम, ये तो क्लास 9th में है। बेंडे ने डिस्कवर किया, एनिमल सेल में होगी और ये हेल्प करता है किसमें? सेल डिवीजन में। किसमें? सेल डिवीजन में। कौन? सेंट्रोजोम। ये माइक्रो बॉडी वगैरह तुम्हें नहीं पढ़नी है, ये 11th की चीज़ें हैं। माइक्रो बॉडी तुम्हें नहीं पढ़ना है। हाँ, सेल डिवीज़न बस ध्यान रखना है। मान लो अगर गलती से आ जाए, सेल डिवीज़न माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है, बस ये 2 याद रखना है। माइटोसिस सेल डिवीज़न है, मियोसिस सेल डिवीज़न। जब हायर क्लासेस में जाओगे तो खुदे पढ़ोगे इसमें कितने फेज़ होते हैं, उसके बाद तो फिर छोड़ ही देगा साइंस। बोलेगा पापा मम्मी मेरे से ना होगा। क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? हाँ, पढ़ाई नहीं होगा। ये बार बार कैसे शो कर रहा है अफान? ये तो बहुत बड़ा वो है। हाँ भाई, चूल तो बहुत बड़ा वाला है। अब ऑफ कर दो गाने से उसको।